नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और कैपिटल खबर के विशेष कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री सिद्धार्थ मिश्रा जी। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। थोड़ा गर्म पानी पी ले रहा हूँ। जी जरूरी है सर, ठंड बढ़ती जा रही है और अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लोग अन्यथा ना समझे कि कुछ और पी रहा हूँ। जी। वैसे मौका भी है, दस्तूर भी है। तो ठंड को देखते हुए तो खैर मैं सर बात आज आपकी हो रही है, आपकी यानी कि आम आदमी पार्टी की। जी। तो आज एक अजीब तमाशा दिखाई पड़ रहा था दिल्ली में। सबको पता है कि अभी आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए 1,000 रुपए और चुनाव जीतने के बाद 2,100 रुपए की राशि देने की घोषणा की और दिल्ली की दीवारों पर बड़े बड़े पोस्टर, बैनर, होर्डिंग लगे हुए इस घोषणा के। और इसे एक तरह से कहें तो ये माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी ने फिर अपना ब्रह्मास्त्र चला है इन चुनावों में भी। लेकिन आज अचानक से महिला और बाल विकास विभाग ने एक एड निकाला जिसमें उसने इस पूरी घोषणा को फर्जी बता दिया। बकायदा एड निकाल के ये कहा गया विभाग की तरफ से कि एक राजनीतिक पार्टी ऐसी घोषणा कर रही है लेकिन ऐसी कोई भी योजना अब तक अधिसूचित नहीं हुई है। तो ये क्या तमाशा हो रहा है? एक सरकारी विभाग जो है वो इस तरह के ऐड निकाल रहा है और दिल्ली की मुख्यमंत्री बोल रही हैं कि विभाग गलत बोल रहा है, विभाग कह रहा है कि मुख्यमंत्री गलत बोल रही हैं। मतलब तो ये क्या तमाशा हो रहा है सर दिल्ली में? देखिए, दिल्ली में कोई सरकार नहीं है और मेरा तो ये मानना है कि पिछले 10 साल से कोई सरकार नहीं है यहाँ, क्योंकि इन लोगों को ना सरकारी कामकाज आता है ना ये सरकारी कामकाज करते हैं। ये लोग सिर्फ मतलब प्रचार प्रसार करके, कुछ दिखा के, कुछ बता करके, कुछ कह करके कर लेते हैं। जो हमारा प्रशासनिक ढांचा है इस देश का, सिर्फ दिल्ली का ही नहीं, इस देश का जो प्रशासनिक ढांचा है, जब हमारे यहाँ प्रशासन की परिकल्पना की गई, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, लोक प्रशासन की जब परिकल्पना की गई और सरदार पटेल उस समय देश के गृह मंत्री थे और उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है इसके पीछे। तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे, वो प्रशासन का जो ढांचा, ब्रिटिश का प्रशासन का ढांचा था, उसको वो डिसमेंटल करना चाहते थे। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को, इंडियन जो सिविल सर्विस था, नेहरू कहते थे कि there is nothing civilized about it and it doesn't provide any service। जबकि सरदार पटेल ने कहा कि नहीं, दे आर द स्टील फ्रेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो सरदार पटेल की जो विजन था, जो सोच था कि कभी भी पॉलिटिकल इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर पार्टी का देश के इंटरेस्ट के ऊपर नहीं होना चाहिए। प्रशासन देश के लिए है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं है। और जो उसका जो हमारे यहाँ कोई एक्ट पास होता है, फिर एक्ट के बाद रूल्स ऑफ बिजनेस पास होता है, फिर उसके छोटे छोटे नोटिफिकेशंस होते हैं, उसके बाद कोई कार्य किया जाता है। दिल्ली के केस में तो और भी ज्यादा स्ट्रिंजेंट है कि जो भी फाइनेंशियल, क्योंकि दिल्ली का अपना अर्निंग बहुत कम है और दिल्ली के जो भी, दिल्ली जो है सो नेशनल कैपिटल टेरिटरी नाम है लेकिन एक तरह से यूनियन टेरिटरी ही है। और दिल्ली की मैसिव फंडिंग जो है वो सेंटर से होती है। और दिल्ली में कोई भी फाइनेंशियल स्कीम लाने के पहले जिसके अंदर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस होते हैं, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजा जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट उसका अप्रूवल देती है, तब उसके बाद उसको, मतलब कि इवन जो हमारा दिल्ली का बजट है या दिल्ली का कोई भी है, फिर वो दिल्ली सरकार असेंबली में इंट्रोड्यूस करके उसको पास कराती है या सरकार नोटिफाई करती है। ऐसी कोई एक्सरसाइज इस मामले में नहीं की गई। ये तो बिल्कुल विदित है, क्योंकि जो एडवर्टीजमेंट जो आया है, सरकारी एडवर्टीजमेंट जो आया है, उसमें पदाधिकारी ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई एडवर्टीजमेंट नहीं की गई है और ऐसी कोई कार्रवाई सरकार के द्वारा नहीं की जा रही है। अब हमारी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है अतिशी, वो कितनी वाकिफ है पूरे प्रशासनिक तंत्र से। वो कह रही है कि वो डायरेक्टर और उस डिप्टी सेक्रेटरी के खिलाफ एक्शन लेंगी। अरे ये तो, वो तो एक साइनिंग अथॉरिटी होता है। जो अभी जो इतने नोटिफिकेशन निकलते हैं, उसके एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी होता है जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल के बाद फाइल में नोटिफिकेशन निकलता है। तो क्या वो डिप्टी सेक्रेटरी या वो डायरेक्टर की औकात है कि वो कर दे?
ये तो विभाग के सचिव का निर्णय रहा कि भाई इस तरह का कोई ये नहीं है, और उसने नोटिफिकेशन किया होगा। पहली बात। दूसरी बात, जो ये एड अखबार में आया होगा, वो एड अखबार में कोई जाकर के चल के अखबार के दफ्तर में थोड़े दे आता है। वो एड जाता है इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट, बस DPR दिल्ली में है, डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस, जी DIPR, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन। जहां पर वो जाता है उसमें पूरी फाइल वर्क होती है, फिर उसका डायरेक्टर वो जो है सो फिर रिलीज ऑर्डर जाता है सारे अखबारों में, जो भी डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन ऑफिसर साइन करके रिलीज ऑर्डर भेजता है, साथ में उसके ये मटेरियल भेजता है, तब अखबार उसको छापते हैं। उस अथॉरिटी के बाद अखबार उसको छापते हैं। दिल्ली दिल्ली की जो इंफॉर्मेशन मंत्री है वो आतिशी है, उनको खुद नहीं मालूम कि उनके नीचे उनका विभाग जो है इतना बड़ा एड देने जा रहा है। मतलब आप समझ जाइए कि इनका क्या कमांड कंट्रोल है, दे आर इन टोटल डार्कनेस कि इनका इनका विभाग जो है सो क्या एड निकालने जा रहा है। एड तो इनके विभाग से निकला है ना। अब वो कह रहे कि मैं हेल्थ वाले के ऊपर और चाइल्ड वेलफेयर वाले के ऊपर एक्शन लूंगा। एड तो आपके विभाग से निकला है, आपके यहाँ का जो डायरेक्टर सेक्रेटरी होगा उसके अनुमति से निकला है, उसने अनुमति ऊपर चीफ सेक्रेटरी से ली होगी। तो आपका कोई ध्यान कभी भी गवर्नेंस पे तो रहा नहीं, तो इस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इस एड निकलने के बाद, देखिए तमाशा तो अपनी जगह पर आप छोड़ दीजिए, इस एड निकलने के बाद ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि कोई इस तरह का योजना सरकार के खाते में नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो अभी जगह जगह स्टॉल लगा करके और आधार कार्ड लेके बुला करके जो लोगों के रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं और उनको OTP भेजा जा रहा है, OTP भेज करके ये किया जा रहा है, ये कौन कर रहा है? जी सरकारी लोग तो नहीं कर रहे हैं ये काम, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं जो गैर सरकारी लोग हैं। एक पार्टी का कार्यकर्ता एक सरकारी कार्यक्रम के नाम पे लोगों का रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकता है? और बाकायदा OTP आ रही है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही है। साहब साइबर क्राइम हो रहा है, साइबर फ्रॉड जी हो रहा है लोगों के साथ। जी, जो ये ऐड निकला इट्स उसमें इस बात का जिक्र है। हाँ, ये इट्स ए केस ऑफ साइबर फ्रॉड। और मेरे ख्याल से इसके पीछे, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसके पीछे इन्होंने एक प्रोफेशनल कैंपेन कंपनी को अपने साथ जोड़ लिया है। वो इस कैंपेन कंपनी ने स्टडी किया होगा, देखा होगा कि महाराष्ट्र में ये बहुत अच्छा चला है, मध्य प्रदेश जी में बहुत जी अच्छा चला है, झारखंड में बहुत अच्छा चला है। अरे भाई, तो वहां तो कोई चुनाव के पहले थोड़ी चला, तो 6 महीने 8 महीने 9 महीने, मध्य प्रदेश में तो 5 साल से चल रहा। तो अब आप एन चुनाव के टाइम पे कह करके ऐसी एक योजना आ गई है, आपको हम पैसे भेज देंगे और आप जो है, तो फाइनेंशियल फ्रॉड किया गया है, साइबर फ्रॉड किया जा रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। और मेरा तो ये मानना है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, जिन लोगों ने स्टॉल लगाया है और जिन लोगों ने ये OTP भेजा और ऐसी चीजें की हैं, इन सबके खिलाफ सरकार को FIR रजिस्टर करना चाहिए कि इस तरह कैंपेन के नाम पर, पॉलिटिकल कैंपेन के नाम पे आप इस तरह के फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं कर सकते। इट शुड नॉट बी परमिटेड। इट शुड नॉट स्टॉप एट जस्ट ब्रिंगिंग आउट द एड। एड देख करके कोई आदमी, आप और हम जैसे लोग एड को देख करके हम लोग ये हो जाएंगे, लेकिन जो आज जहां पे मैं काम करता हूं उसके पीछे में एक झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी, वहां भी माइक लगा करके कार्यक्रम चल रहा था, वहां भी वो स्टॉल लगा के कार्यक्रम चल रहा था। अरे इन लोगों को गिरफ्तार कीजिए जो लोग इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं। ये तो टोटल फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। आप कैसे कैंपेन के नाम पे इन चीजों को कैसे परमिट कर सकते हैं? आप कैंपेन के नाम पे शराब बांटने नहीं दे सकते, आप कैंपेन के नाम पे पैसा बांटने नहीं दे सकते, आप कैंपेन के नाम पे इस तरह की एक्टिविटी को कैसे प्रमोट कर सकते हैं कि सरकार के नाम पे कोई रजिस्ट्रेशन कर रहा है। और आप आज के तारीख में किसी को फोन करेंगे तो आपको आता है कि भाई साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड में कोई आपको साइबर अरेस्ट नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। तो ये भी तो साइबर फ्रॉड है, इस पे भी तो केस रजिस्टर होना चाहिए। तो मेरा ये है कि आम आदमी पार्टी इस समय डेस्परेशन में एंटी इनकम्बेंसी को मात करने के लिए वो तरह तरह के औजार अख्तियार कर रही है। और ये सारे जो औजार जो अख्तियार कर रही है, इसमें सारे के सारे कानून के कसौटी पे खरे उतरेंगे ऐसा नहीं है। और जहां ये कानून के कसौटी पे खरे नहीं उतर रहे हैं,
वहां पर इलेक्शन कमीशन को इंटरवीन करना चाहिए, पुलिस को इंटरवीन करना चाहिए और इस तरह की एक्टिविटी को रोकना चाहिए। ये मेरा मानना जी जी जी। जैसा आप बता रहे हैं, तो जो एड निकला है, सरकारी एड, उसमें भी इस बात का जिक्र है कि अगर कोई आपसे आपकी गोपनीय जानकारी मांग रहा है तो उसे आप साइबर फ्रॉड के श्रेणी में ही लें। लेकिन सर, है। क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री को, आपकी सरकार को ये बात पता नहीं थी, जो उन्होंने इस तरह की घोषणा कर दी और इस तरह से इसका बाकायदा प्रचार कर रहे हैं? क्या उन्हें नहीं पता था कि वो एक निहायत गलत काम कर रहे हैं, जो सरकारी नियम कायदों के साथ साथ कानून के भी खिलाफ है? देखिए, इन लोगों ने तो कानून की धज्जियां तो पिछले कई सालों से उड़ाई है। जो पूरा एक्साइज स्कैम है, या पूरी, मेरे एक मित्र हैं, मतलब कि आप जो स्वास्थ्य की ये कहते हैं हमने स्वास्थ्य का ये कर दिया, स्वास्थ्य का वो कर दिया, इन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे बर्बाद किया है ये सब कुछ जानते हैं। देखिए, ये जी एक गजब के साइकी पे खेलते हैं। ये दिल्ली में, अगर आप इकोनॉमिक सर्वे करें तो दिल्ली के जो 60% वोटर है, वो उसकी पारिवारिक आय महीने में 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं। तो उस ऐसे आज के टाइम में, इन्फ्लेशन के टाइम में, महंगाई के टाइम में दिल्ली शहर में एक परिवार का 50,000 रुपया इनकम बहुत सफिशिएंट इनकम नहीं है। अब 50,000 रुपया तो मैं कह रहा हूँ जो अपर लेवल का है, और जो नीचे लेवल का है तो उसका 10,000 12,000। परिवार के 2 लोग कमा रहे हैं तो 24,000। अगर उन लोगों को जब ये आदमी छोटे छोटे बेनिफिट दे देती, जी बिजली माफ, पानी माफ, मोहल्ला क्लिनिक, भाई चलो वो एक डॉक्टर को दिखाने जाएगा, 200-300 रुपए फीस तो देगा। मोहल्ला क्लिनिक में बैठा हुआ एक डॉक्टर कुछ बैठा हुआ, उसने आपको हर एक बीमारी के लिए विटामिन सी की गोली दे दी, लेकिन एक साइकोलॉजिकली आदमी सेटिस्फाई होके आता कि भाई मैंने डॉक्टर को दिखा लिया है और उसने मुझे कुछ गोली दी थी। कम से कम वो जो ये जो क्वैक्स बैठे होते हैं अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर, बंगाली डॉक्टर जो कहलाते हैं, बंगाली डॉक्टर, उनसे तो जी अच्छा है ना कि उनको दिखा रहे हैं। तो वो जी जो दिल्ली की गरीबी जो है, दिल्ली में जो व्याप्त गरीबी है, 60% यहाँ का वोटर जो गरीब तबका है, उसके गरीब का ये बेइंतहा फायदा उठाते हैं कि गरीबी का, और उनके साइकी पे कि उनको एक शॉर्ट टर्म रिलीफ, कुछ पैसा मिल जाए, कहां से भी पैसा मिल जाए। जो साहब, जैसे जो भंडारे लगते दिल्ली में, जो मैंने एक बार आपसे बातचीत में यहाँ हुई भी थी, भंडारों में लंबी बिल्कुल। भीड़, जब महंगाई की बात हुई थी, जितने बेचारे ये आप देखेंगे, जितने डिलीवरी बॉयज हैं, ये लोग हैं, सबको भंडारा में लाइन लग करके खाना खा रहे हैं। तो ये इस तरह का जो एक दिल्ली में जो गरीबी का माहौल जो है, उस माहौल का ये नाजायज फायदा उठाते हैं। और ये दिल्ली को इन्होंने गरीब रखा है, गरीबी यहाँ बढ़ाई है, और इसका ये फायदा उठाते हैं इस तरह के शॉर्ट टर्म कैश बेनिफिट्स देख करके। अब उस पब्लिक को, सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है ना भाई, कि क्या उसे कह रहा है भाई 2100 रुपए मिल जाएंगे हमें। वो तो एक उसकी पूरी जद्दोजहद जो है सो वो 2100 रुपए के लिए, उसकी लालच जो है सो 2100 रुपए के लिए, कि केजरीवाल को दे देंगे वोट तो हमें 2100 रुपए मिल जाएंगे। एक बार ये मिल गया तो बेचारा बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन ये कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है, इस बात को जो लोग चुनाव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिन्होंने जो चुनाव के लिए ये है उत्तरदायी है, उनके लिए ये जरूरी है कि वो इन चीजों को का पर्दाफाश करें। और मैं तो मुबारकबाद देना चाहता हूं दिल्ली सरकार के पदाधिकारियों को, जिन्होंने आगे बढ़ करके इस बात का पर्दाफाश किया है। उसमें कहीं ऐड में लिखा था कि सरकारी अस्पतालों में लाइन लग गई कि फ्री की कुछ कार्ड बन रहे, कुछ बन रहे, का ऐसा कुछ नहीं। तो इस तरह का जो बिल्कुल एक मजाक, एक फ्रॉड जो दिल्ली की जनता के साथ किया जा रहा है, ये रुकना चाहिए। और मैंने बार बार कह रहा हूं कि हम और आप दिल्ली के उस 40% में आते हैं जिनकी तनख्वाह, जिनके फैमिली की इनकम 50,000 के ऊपर। बाकी जो दिल्ली की जनता, 60% वोटर जो है वो 50,000 के नीचे वाले तबके में है, और उनको उन्हीं का ये फायदा उठा करके, उन्हीं को ये वोट दे करके, उन्हीं का वोट जी लेकर के ये चुनाव जीतते रहते हैं। जी। पिछले 2 बार से आपकी सरकार बन भी रही है दिल्ली में। तो सर, इस तरह तो देखें तो अरविंद केजरीवाल भी, जो अभी कानून के दायरे में है, और वो भी अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? अरविंद केजरीवाल, मैं आपको आज एक बात लिख करके देता हूँ। अगर आम आदमी पार्टी अगर बहुमत में आ भी गई तो अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री बनना आज की तारीख में इट इज
रूल्ड आउट। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो नोटिंग्स है कि आप ऑफिस में नहीं जाएंगे, आप फाइल्स को नहीं हैंडल करेंगे, जिसके कारण से इन्होंने पद छोड़ा, वो तो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। जी सुप्रीम बिल्कुल। कोर्ट ने इनको बंद थोड़ी किया है, वो तो एग्जिस्ट कर रहे हैं। और दिल्ली में फिर एक और जो सिस्टम जो है, दिल्ली में एक जो तरीका जो है सरकार बनने का, कि आप जो रूलिंग पार्टी जो मेजोरिटी में आती है अपने नेता चुन करके और मंत्रियों का नाम चुन करके एलजी को भेजती है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है तो फिर इनको भेजते हैं एमएचए के पास, और एमएचए फिर इसको वेट करके वापस भेजती है कि भाई ठीक है, इनको मंत्री का आप शपथ दिला सकते हैं एलजी साहब, तब वो शपथ दिलवाते हैं। अब इस कोर्ट के ऑर्डर के बैकग्राउंड में कभी एमएचए इनको परमिशन देगा ही नहीं, और एमएचए से मेरा मतलब अमित शाह नहीं है। जो एमएचए में बैठे हुए पदाधिकारी है कभी फाइल पे नोटिंग देंगे नहीं, पर सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट कौन लेगा? जब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर रखा है उसका कंटेम्प्ट कौन लेगा? और क्या वो किसी ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बनने देगा जो कि ना फाइल पे साइन कर सकता है, ना ऑफिस से बैठ सकता है, ना ऑफिस जा सकता है? तो अरविंद केजरीवाल जो आज जो एग्जिस्टिंग ये है, और अगर सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश को नहीं हटाता है या नहीं चेंज होता है, कुछ होता है, तो आज जो स्टेटस है आजकल जो लीगल स्टेटस है उसके तहत मुझे नहीं लगता कि एमएचए अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनने का परमिशन देगी, इवन इफ आम आदमी पार्टी फिर से रिजॉर्टिंग मेजोरिटी में आए। तो आम आदमी पार्टी अगर अरविंद केजरीवाल को लेकिन एक बात मैं बताऊं, अभी तक इन्होंने अरविंद केजरीवाल को किसी रिटर्न वर्ड में आप गौर करेंगे तो कहीं पर एज ए चीफ मिनिस्टरियल फेस अभी तक इन्होंने उसको प्रोजेक्ट नहीं किया है। वो प्रिकॉशन ले रहे हैं कि अगर वो ऐसा करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट को चला गया तो सुप्रीम कोर्ट इनकी बैंड बजा दे, इसीलिए उन्होंने अभी तक वो काम नहीं किया है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, बोलचाल में बोलते होंगे, लोगों को कहते होंगे, तो लोगों को भी ये बात समझना चाहिए कि ये व्यक्ति मुख्यमंत्री के दावेदारी में आज की तारीख में नहीं है, आज की तारीख में ये मुख्यमंत्री बनने के लिए डिस्क्वालिफाइड है। एमएलए का चुनाव जीत सकता है, एमएलए का लड़ सकता है, एमएलए का चुनाव जीत सकता है, एमएलए बन सकता है, लेकिन उसके मुख्यमंत्री बनने के या मंत्री पद के लिए कभी भी एमएचए, जो आज का सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव है उसके अंदर, उनको तो परमिशन बिल्कुल ही नहीं देगी। ये मेरा मानना है, और मेरे ख्याल से मैंने तथ्यों को परख करके जान करके ये बात आपके सामने रखी है। जी, ये एक बड़ी बात बता रहे हैं सर आप। अब तक इस मुद्दे पर किसी ने चर्चा नहीं की है। तो क्या लग रहा है सर आपको कि इन अगले चुनावों के पहले कोर्ट की तरफ से कोई नया डिसीजन आ सकता है जो अभी के कानूनी हालात हैं उसे देखते हुए? भाई कोर्ट तो मतलब आई होप कि कोर्ट जो है सो कानून, तथ्य, एविडेंस पे चले और सेंटिमेंट्स में ना चले। एक एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने बड़ी गलत बात कर दी, सेंटिमेंट्स की बात कर दी। भाई कोर्ट सेंटिमेंट्स पे ना चले, कोर्ट एविडेंस पे चले, और कोर्ट में आज के तारीख में जो एविडेंसेस हैं, जो फैक्ट्स हैं कोर्ट के सामने, जो आर्गुमेंट्स हैं कोर्ट के सामने, उसके तहत तो कोर्ट इनको अलाउ नहीं करेगा। इट इज इमेटेरियल फॉर कोर्ट कि वो चुनाव लड़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं। भाई कोर्ट उनकी पार्टी के चुनाव के लिए थोड़ी रिस्पॉन्सिबल है, वो चीज तो कोर्ट नहीं करेगा, नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू तो इस टाइम मेरे अपने वकील दोस्तों से बात की, उनका तो कहना यही है। लेकिन अब पता नहीं, कोर्ट के सामने इनके पास बड़े बड़े वकील हैं, अभिषेक मनु सिंघवी है, जिनकी पार्टी इनका कच्चा चिट्ठा खोल रही है कांग्रेस पार्टी, अभिषेक मनु सिंघवी जाके इनकी वकालत कर रहे हैं। यही तो समस्या है कांग्रेस पार्टी की, कि अरविंद केजरीवाल को बचाने वाले अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस पार्टी के सांसद है। कांग्रेस पार्टी ने कल बहुत बड़ा श्वेत पत्र जारी किया है इनके बारे में, सब कुछ किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल के अगले हेयरिंग पे कोर्ट में बचाने के लिए अभिषेक मनु सिंघवी ही जाएंगे। वो कह देंगे भाई वकील का मैं अपना रोल छोड़ नहीं सकता, चलिए साहब। इस श्वेत पत्र के बाद आपको लगता था कांग्रेस को कुछ फायदा मिलेगा? क्या कांग्रेस को अटैकिंग मूड में दिख रही है? इसके लिए मुझे आपको अलग से समय देना पड़ेगा श्वेत पत्र का। आज तो हम लोग मतलब कि जो फ्रॉड वाला मुद्दा है इस पे ही रहे। श्वेत पत्र के बारे में बहुत बढ़िया श्वेत पत्र वो लेकर के आए हैं, मेहनत की है कांग्रेस ने, और उस पर हम कभी फिर बात कर लेंगे श्वेत पत्र के ऊपर। जी जरूर जरूर, बिल्कुल।
पर ये आज काफी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई, जिस तरीके से आपने कोर्ट के डिसीजन को देखा है और अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री के दावे पर आपने बात की है, ये अपने आप में एक बड़ी बात आपने कही है, जिस पर अब तक किसी का ध्यान नहीं गया है। और भले ही कागज पे अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पे या उनकी पार्टी प्रोजेक्ट ना कर रही हो कहीं रिटर्न में, लेकिन ये बात जाहिर है कि सीएम का फेस पब्लिक में वही है। और अगर आपने बताया भी कि चुनाव जीत जाते हैं तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल के लिए सीएम की कुर्सी संभालना कानूनी रूप से मुश्किल होगा, इस पर कई सवाल उठेंगे। और ये जो उठापटक चल रही है आप आम आदमी पार्टी की सरकार के साथ, सरकारी विभागों के साथ, अब इसका तो यही एक तरीका लग रहा है सर कि आम आदमी पार्टी जो है वो बिना नियम कायदों के बस वही करती है जिससे उसे लगता है कि उसको एक पब्लिक ओपिनियन में उसको फायदा मिलेगा, ताकि जो ये पब्लिक ओपिनियन है वो वोट में कन्वर्ट हो सके। क्योंकि लोगों तक एक ये मैसेज तो पहुंच ही गया है कि अगर अरविंद केजरीवाल जीत के आते हैं तो 2100 रुपए दिल्ली की हर महिला को मिलेंगे, जो क्राइटेरिया है। और मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी अपनी इस प्रचार तंत्र में तो सफल हो ही गई है। जैसे आपने बोला भी कि प्रशांत किशोर की पार्टी उनके साथ है प्रचार तंत्र में। तो लेकिन जिस तरह की चीजें हो रही हैं, जहां पर एक सरकारी विभाग की तरफ से बकायदा सरकारी ऐड निकले और लोगों को आगाह किया जाए, ये दिल्ली जैसे राज्य के लिए, जहां पर एक आपस में सामंजस्य स्थापित करने की बात हम लोगों ने पहले भी कही थी, जो जरूरी है, और वो नहीं दिखाई पड़ रहा है और ये अच्छा नहीं है। हमने पहले भी कहा था कि दिल्ली के लोगों के लिए अच्छा यही है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक सामंजस्य स्थापित करके चले। तो वो चीज तो अभी फिलहाल दूर 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 तक नजर नहीं आती है। देखें चुनाव के बाद क्या रहता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज इतनी महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए, अपना समय देने के लिए। हम दिल्ली चुनाव पर आगे भी चर्चा करेंगे। आज के लिए आपका बहुत शुक्रिया और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया जो आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आप अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है। सर आज के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद। थैंक यू।